नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, साथ ही बात करेंगे तेलंगाना में चल रही सियासत पर। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात तो हो गए, लेकिन मसला ख़त्म नहीं हुआ बल्कि शुरू हो गया है, क्योंकि इन इंतखाबात में राय दहिंदगान ने किसी भी पार्टी को अक्सरियत नहीं दी, जिसकी वजह से मेयर किस पार्टी का होगा ये बात शहर में मौजूए बहस बनी हुई है। इस मामले में हर कोई अपनी समझ के मुताबिक अंदाजे कायम कर रहा है, लेकिन हकीकत में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हमेशा GHMC इंतखाबात के अख्तिताम और नताइज की इजराई के साथ ही मेयर किस पार्टी का होगा और डिप्टी मेयर का ओहदा किस पार्टी के उम्मीदवार को हासिल होगा, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। और इंतखाबात में कामयाब सियासी जमातों के अरकान और कायदीन में तजस्सुस पाया जाता था कि वो कौन खुश नसीब होगा जिसे उनकी पार्टी उनकी वफादारी के इनाम के तौर पर इस ओहदे पर फायज करेगी। लेकिन इस मरतबा के जो नताइज आए हैं उसकी वजह से किसी भी पार्टी में इस तरह की सरगर्मियां नहीं देखी जा रही हैं। ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबात में TRS पार्टी को वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं हुई। इन इंतखाबात में TRS ने 55 नशिस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 44, कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 48 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि एक उम्मीदवार के नतीजे पर अदालत ने रोक लगा दी थी। ताहम अदालत की इजाज़त पर आज वोटों की गिनती हुई और यहां से TRS उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की, जिसके साथ ही TRS के कामयाब उम्मीदवारों की तादाद 56 हो गई। लेकिन इस जीत से पार्टी को कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हुक्मरान जमात मैजिक फिगर हासिल करने से महरूम है। इस वक्त सियासी जमातें असेंबली इंतखाबात को नज़र में रखकर फैसला करने के मूड में नजर आती हैं। इसीलिए मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए किसी भी किस्म की सरगर्मियां जोर पकड़ती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि हुक्मरान जमात अगले इंतखाबात में बीजेपी को करारा जवाब देने के मंसूबे में है। ऐसे में इस वक्त उठाया गया कोई भी कदम उसके लिए मुस्तकबिल में मुश्किलात पैदा कर सकता है और बीजेपी इसका फ़ायदा उठा सकती है। इसीलिए TRS फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सियासी माहिरीन के मुताबिक GHMC एक्ट 1956 के तहत मेयर के इंतखाब के लिए निस्फ से ज़्यादा अरकान की तायीद ज़रूरी नहीं है। कहा जा रहा है कि इस एक्ट के तहत मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए तलब करदा खुसूसी इजलास में जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट हासिल होते हैं उसी का इंतखाब अमल में आता है। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि इस इजलास के इनेकाद के लिए कोरम मुकम्मल होना चाहिए। कम से कम आधे से ज़्यादा मुंतखब उम्मीदवारों की शिरकत ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए मुंतखब कॉरपोरेटर्स के साथ 44 मुंतखब कॉरपोरेटर्स के साथ एक ऑफिशियो अरकान भी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। एक्स ऑफिशियो माफ़ कीजिएगा। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और अरकान राज्यसभा के अलावा MLCs एक्स ऑफिशियो अरकान की हैसियत से वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। पार्टी की सतह पर देखा जाए तो TRS के पास 31, मजलिस के पास 10 और बीजेपी के पास 2 और कांग्रेस के पास 1 एक्स ऑफिशियोज हैं। इस हिसाब से जुमला अरकान की तादाद 194 तक पहुंच जाती है और मैजिक फिगर हो जाता है 98, यानी 98 अरकान 98 मेंबर्स का कोरम मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इजलास को मुलतवी किया जा सकता है। अगर मेयर के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन की इजराई में ताख़ीर होती है या फिर मुकम्मल कोरम नहीं होता है तो फिर स्पेशल ऑफिसर को मुकर्रर किया जा सकता है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा और मेयर किस पार्टी का होगा। तेलंगाना रियासत में अब नौज़ायदा और तबक़ाती अपोजिशन नए मुद्दों की तलाश में है, बल्कि इसकी ये कोशिश भी है कि नए मुद्दे तैयार किए जाएं। हैदराबाद से उसकी शुरुआत हो चुकी है और उसका सबसे बड़ा हथियार है पोलराइजेशन। इस मकसद के लिए प्रोपेगेंडा का ज़बरदस्त इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए इसकी पहुंच भी आसान हो गई है। हर रोज़ कोई ऐसी बात सोशल मीडिया में गर्दिश करती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता या फिर जो इग्नोरेबल होती है। इस तरह नारंगी ग्रुप आगे बढ़ने की हिकमत अमली बना रहा है। अपनी सियासी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इस ग्रुप को फ़िरका वारियत की पटरी की ज़रूरत है। इस सिलसिले में GHMC इंतखाबात के दौरान ही काम शुरू हो चुका है। हैदराबाद के माहौल को ख़राब करने की पूरी कोशिश की गई। पोलराइज करके
जाफरानी पार्टी या नारंगी पार्टी ने अच्छी खासी सीटें भी हासिल कर ली, लेकिन इस सियासी फायदे के लिए फिरका वाराना बयानात का फैक्टर्स भी नहीं है बल्कि दीगर किरदार था। हुकूमत के खिलाफ आवाम की और बिलखुसूस सरकारी मुलाजमीन की नाराज़गी ने भी नारंगी पार्टी की कामयाबी में हिस्सा अदा किया। इस तरह नारंगी पार्टी अब आवाम में फिरका वाराना कार्ड और मुलाजमीन में हुकूमत मुखालिफ जज्बात को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहती है। हाल ही में पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय ने एक बयान भी जारी कर दिया कि सरकारी मुलाजमीन उनकी पार्टी को तायद करें वरना नतायज भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकारी मुलाजमीन ने टीआरएस के बंद की तायद की थी उन्हें भी सपोर्ट किया जाए। इसके अलावा अक़लियती तबके को दी जाने वाली तमाम ही दस्तूरी रियायतें भी नारंगी पार्टी के निशाने पर हो सकती हैं और आइंदा 4 बरस में जीएचएमसी इलाके में सियासी शोबेदाबाजी और ड्रामे का इम्कान नज़र आता है। अक़लियती मफादात के लिए काम करने वाली पार्टियों और ग्रुपों के लिए भी एक चैलेंज से कम नहीं है। अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के वक्त भी इन अंदेशों का इजहार किया जाता रहा है। याद रहे कि अलहदा रियासत तहरीक के दौरान फिरका वाराना सेंटिमेंट्स को उभरने का मौका नहीं मिला था, या फिर कहा जा सकता है कि फिरका वाराना सियासी जमातों और ग्रुपों को काफ़ी मायूसी हुई थी। लेकिन रियासत बनने के 6 साल के बाद अब ये ताकतें दोबारा सर उठा रही हैं और अपने मफादात के लिए एक सियासी जमात के साथ कील कांटों से लैस खड़ी है। पिछले 4-5 दिन से एक खबर सुर्खियों में है। ये वाक़या पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के एलुरु का है। यहाँ पर 400 के करीब शहरी अचानक बीमार हो गए और उन्हें शदीद तकलीफ में अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। ये मनाजिर काफ़ी खौफनाक और दर्दनाक थे। इब्तिदाई तहकीक में यह शक जाहिर किया जा रहा है कि पानी में केमिकल्स के मिल जाने से ये सूरत हाल पैदा हुई है। ये भी पता लगा है कि पानी में भारी धातु यानी हेवी मेटल्स के ज़र्रात भी पाए गए। एलुरु और पड़ोसी इलाकों के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुतासरीन का इलाज किया जा रहा है। अब तक मरकज़ की 3 टीम्स और रियासती महकमा सेहत की मुख्तलिफ टीम्स एलुरु में पहुँच चुकी हैं और वो इस सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं। इसके अलावा मुतासरीन के इलाके में पहुँचकर उनके इस्तेमाल की ग़िज़ाई अशिया की जाँच भी की जा रही है। माहिरीन का कहना है कि अचानक कसीर तादाद का बीमार हो जाना आलूदा पानी से नहीं जोड़ा जा सकता। वैसे भी पानी और दीगर अशिया के सैंपल्स हैदराबाद के तहकीकी इदारे CCMB सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को रवाना कर दिए गए हैं। पिछले 2 साल में आंध्र प्रदेश में ये दूसरा बड़ा हादसा है। इससे कबल एक केमिकल फैक्ट्री से गैस के लीक हो जाने के नतीजे में भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई थी। ताज़ा तौर पर एलुरु वाक़े ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अवामी सतह पर सरबराह होने वाले पानी और दीगर ग़िज़ाई अशिया की सरबराही में एहतियात नहीं की जा रही है। चारशंबे के दिन भी मुतासरीन अस्पताल में शरीक करवाए गए और तादाद में इजाफे का भी अंदेशा है। इस इलाके में सरबराह होने वाले दूध, सब्ज़ी और दीगर अशिया के सैंपल्स भी हासिल किए जा रहे हैं। इन अशिया में भी किसी तरह के कीमियाई आलूदगी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। माहिरीन का कहना है, बल्कि उनका मानना है कि ब्लीचिंग की ज़्यादती या पेस्टिसाइड्स के पानी में मिल जाने से या सब्जियों में किसी आलूदगी के नतीजे में ही ये सूरत हाल पैदा हुई है। एलुरु वाक़या हर किसी के लिए आँख खोलने वाला है। शहर में यानी हैदराबाद में और तेलंगाना के दीगर हिस्सों में भी आबी सरबराही और सब्जियों की सरबराही के मामले में एहतियात ज़रूरी है। शहर के बोलकपुर इलाके में भी इस तरह की सूरत हाल पेश आ चुकी है, जिसके बाद दर्जनों शहरी मुतासिर हुए थे। शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर साफ पानी की लाइन ड्रेनेज लाइन से मिल जाने की शिकायत मिलती रही है। महकमे आबी सरबराही और जीएचएमसी को इस मामले में चौकस रहने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के जरिए पेश करदा तजवीज़ को किसान कायदीन ने आपस में हुई मीटिंग के दौरान मुस्तरद करने का फैसला किया है। मीटिंग के बाद किसान लीडरों ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है कि तजवीज़ में कोई नई बात नहीं है, इसलिए ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा जारी रहेगा। साथ ही किसान कायदीन ने कहा कि अब मोदी हुकूमत के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी, क्योंकि वो किसानों के मुतालबात को लेकर संजीदा नहीं है। चारशंबे की शाम तकरीबन 5 बजे हुई मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए किसान कायदीन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मोदी हुकूमत और किसानों के दरमियान बातचीत बेनतीजा होने के लिए हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने किसानों के मुतालबात को अहमियत नहीं दी और ज़िद्दी रवैया अख्तियार किए रखा। मशहूर किसान लीडर हन्नान मुल्ला ने कहा कि हुकूमत की पेश करदा तजवीज़ में सिर्फ वही बात है जो उसके लोग गुज़िश्ता दिनों में कहते रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है।
इसलिए हमने फैसला किया है कि मुजाहरा जारी रहेगा। तहरीक को मजीद तेज़ी देने के मकसद से किसान कायदीन ने कुछ सख्त इक़दाम करने का भी फैसला किया। मीटिंग के दौरान कुछ फैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि दिल्ली जयपुर सड़कों को ब्लॉक किया जाएगा और बड़ी तादाद में मजीद किसान इस तहरीक में शामिल होंगे। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि किसान लीडरों ने जियो की मसनूआत का बाइकआउट करने का फैसला किया। इसकी जगह गवर्नमेंट मसनूआत के इस्तेमाल के फ़रोग देने की लोगों से अपील की जाएगी। उतना ही नहीं, किसानों ने आइंदा 14 मार्च को दिल्ली मार्च का भी ऐलान कर दिया है। है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है, जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, इसमें 14 मध्य प्रदेश 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा वो। 5 अपोजिशन कायदीन पर मुश्तमिल नुमाइंदा वफद ने आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और मुतनाज़िया ज़रई क़वानीन से मुताल्लिक़ अपनी बात उनके सामने रखी। सदर जमहूरिया से मुलाकात के बाद इस वफद में शामिल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मीडिया को बताया कि ज़रई क़वानीन नुकसानदा है, इसीलिए इस सियाह कानून को वापस लेना ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को हुकूमत पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो मुजाहरे कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि इस नुमाइंदा वफद में राहुल गांधी के अलावा सीताराम येचूरी, शरद पवार, डी राजा और एंग्लवान शामिल थे। We are asking for the repeal of these agri laws and the electricity amendment bill. And we said our point to the president was these were passed in a very anti-democratic manner without any proper discussion. A proper consultation and discussion would have prevented this sort of a situation from happening. A very heroic, historic strike, courageous by the farmers and which is growing by the day. Keeping that in mind, the government should immediately repeal these bills and the Electricity Amendment Act, and then discuss and see what sort of a thing needs to be done. But right now, that is what is required. That is the essence of our demand. What is the president say, sir? There was a request from all opposition parties that these bills should be discussed in depth, or we should send to select committee, because that will get opportunity to discuss in detail. But unfortunately, not a single solution from opposition was accepted
and in hurry, all these three bills were passed. That is one of the reasons why we started getting reaction from farming community. I must say that political parties are not directly involved in this agitation initiative, but farming community has realized that all these bills ultimately not protecting their main interests. There was a worry regarding minimum support price. That minimum support price issue was not mentioned anywhere in the bill. In which these bills were passed, without any discussion, without a conversation with the opposition parties, and certainly without a discussion with the Kisans of this country who have built this country. So the way the bills were imposed, we see it as an insult to the Kisans of this country. The Kisan has lost faith in the government. The Kisan does not believe that the government is acting in their interest, and that is why lakhs of them are on the streets and non-violently, compassionately on the streets. They are struggling in cold weather with complete respect. So we informed the President that it is absolutely critical that these bills are taken back. हिंदी में बता देता हूँ. देखिए, जो किसान है उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है. ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल हैं. प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है. सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है. किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए. सरकार मरकजी हुकूमत ने आज कहा है कि ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों के मामलात हल किए जा रहे हैं और फिलहाल सूरत हाल वर्क इन प्रोग्रेस की है जिसकी रनिंग कमेंट्री नहीं की जा सकती. 4 शुंबे को मरकजी काबीना के इजलास के बाद मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब नामा निगारों ने तहरीक चलाने वाले किसानों के साथ बातचीत की सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से उनको इरसाल करदा ताज़ा तरीन तजावीज़ पर सवाल किया तो वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हुकूमत किसानों के मामलात के तय हिस्सास है और अब तक मुज़ाकरात के 6 दौर हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है और इसकी रनिंग कमेंट्री नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि हुकूमत जिम्मेदारी से काम कर रही है और उम्मीद है कि वो आखिरी मराहिल में है. किया लास्ट मिनट कि ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद की सीटें हमें मिले, कांग्रेस को मिले, इसके लिए डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज किया, पैसे का जोर किया, सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस की करारी हार हुई. इसमें जैसा मैंने कहा 2.5 करोड़ वोटर में किसान, सभी किसान ही ग्रामीण इलाकों के थे, तो सारे किसानों ने वोट दिया है. इसका मतलब है कि किसान करोड़ों के संख्या में राजस्थान में कृषि सुधार के पक्ष में है. दिस रिजल्ट्स vindicates बीजेपी स्टैंड ऑन फार्म रिफॉर्म्स बिकॉज फार्मर्स आर अप्रूविंग इट ऑल ओवर. तेलंगाना में अभी चुनाव हुए, हैदराबाद के चुनाव आपको याद है, 49 सीट्स हमें मिली. जो सत्तारूढ़ दल है टीआरएस को केवल 55 सीटें मिली, हमें 49 मिली. लेकिन बात महत्व की यह है कि वोट टीआरएस से भी हमें ज्यादा मिले. बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले. और दुबका का जो चुनाव था, उपचुनाव दुबका विधानसभा में, वो बहुत क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण था क्योंकि चारों ओर मुख्यमंत्री का खुद का, उनके बेटी का, उनके बेटे का, उनका सबका चुनाव क्षेत्र वही था, दामाद का.
तो भी ये बीच वाली सीट जो थी हमने निकाली। और हैदराबाद का वोट भी वही दर्शाता है कि तेलंगाना में भी बीजेपी को जनता पसंद करने लगी है बहुत तेजी से। अभी अरुणाचल के नतीजे आ रहे हैं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6,87,00,000 के पार हो गया। 4,76,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 15,66,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी बीच ब्रिटेन के साइंस चीफ ने कहा कि भले ही मुल्क में वैक्सीन आ गया हो, लेकिन मुमकिन है कि अगली सर्दियों में भी ब्रिटेन के लोगों को मास्क लगाना पड़े। इटली और जर्मनी में इन्फेक्शन अब भी काबू में नहीं आया है। इटली में तो मरने वालों का आंकड़ा 60,000 के पार हो गया है। इटली में भी हालात अभी पूरी तरह नहीं सुधरे हैं। मंगल के रोज वहां मरने वालों का आंकड़ा 60,000 के पार हो गया। मंगल को वहां एक ही दिन में 564 और लोगों की मौत हुई। इसी दौरान करीब 19,000 नए मामले सामने आए। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है। 2 दिन के अंदर इंडिया एक्टिव मरीजों के मामले में 2 पायदान नीचे आ गया है। अब दुनिया के टॉप 10 मुतासरा मुल्कों में इंडिया 90वें नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। मंगल को ये 8वें नंबर पर था और इसके पहले पीर को 7वें नंबर पर। एक्टिव केसेस का मतलब ऐसे मरीज जिनका इलाज चल रहा है, बाकी या तो ठीक हो चुके हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में अब तक 94.64% मुतासरीन ठीक हो चुके हैं। अब सिर्फ 3.87% मरीज ही ऐसे बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इन्फेक्शन के चलते अब तक 1.45% मरीजों की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में हर दिन औसतन 5,000 एक्टिव केसेस घट रहे हैं। मतलब अब हर रोज नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों की तादाद बढ़ रही है। अगर ऐसा ही आने वाले 6 दिनों तक रहा तो इंडिया टॉप 10 मुल्कों की लिस्ट से भी बाहर हो जाएगा। ये मुल्क के लिए काफ़ी अच्छा इशारा होगा। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आज 97,35,850 हो गया। इनमें 3,78,909 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 92,15,581 लोग ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से जान गंवाने वालों की तादाद अब 1,41,360 हो गई है। तेलंगाना में कोविड-19 के 721 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,75,261 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,480 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 753 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,66,120 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 7,661 है, जिनमें 5,576 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों पर अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 51,402 मायने किए गए, ताहम 684 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहसीत मजमूई 59,19,000 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से अब तक की गई है। जीएचएमसी हुदूद में 123 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कहा है कि वो हिंदुस्तान जैसे मुल्कों के लिए अलग फार्मूले पर काम कर रही है, जिसके लिए डीप रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसे नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में भी रखा जा सकेगा। दरअसल फाइजर ने हिंदुस्तान में अपनी वैक्सीन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। एक्सपर्ट्स को इस बात की फिक्र थी कि इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर रखने के लिए हिंदुस्तान में दरकार इंतजाम नहीं है। फाइजर की mRNA टेक्नोलॉजी पर बनी वैक्सीन के 2 डोज 90% तक असरदार रहे हैं, जबकि सिंगल डोज 67% असरदार है। इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना ज़रूरी होता है। यह हिंदुस्तान की कोल्ड स्टोरेज सहूलियात से मैच नहीं करती। इस मामले पर फाइजर के CEO एल्बर्ट बोर्लो ने कहा कि हम नए फार्मूले पर काम कर रहे हैं, जिसे स्टोरेज के लिए -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे बोर्ला को इस बात का भी भरोसा है कि वो इंडिया में -70 डिग्री सेल्सियस पर भी अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए उन्होंने वैक्सीन स्टोरेज, टेम्परेचर मॉनिटरिंग और ट्रांसपोर्ट के प्लान भी सामने रखे हैं। फाइजर की वैक्सीन को यूके और बहरीन में इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। उसने 6 दिसंबर को हिंदुस्तान में इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था। इस पर जल्द ही हिंदुस्तान में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी फैसला लेने वाली है।
उधर भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा है कि उनकी इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन जनवरी 2021 में क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज 1 में जाएगी। 3 दिन के TIE ग्लोबल समिट में बेंगलुरु बेस्ड बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह के साथ इंटरैक्टिव सेशन में एल्ला ने कहा कि भारत बायोटेक में कोवैक्सीन समेत दीगर वैक्सीन बनाने के लिए 2 और फैसिलिटीज पर काम चल रहा है। एल्ला का कहना है कि ज्यादातर वैक्सीन 2 डोज वाली हैं, ऐसे में सिरिंज और नीडल्स का कचरा बढ़ने वाला है। हिंदुस्तान में ही 260 करोड़ सिरिंजेस और नीडल्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ चिम्प एडिनोवायरस सिंगल डोज इंट्रानेशनल वैक्सीन के लिए करार किया है। कोवैक्सीन की कीमत के मुद्दे पर एल्ला ने कहा कि अभी तो इतना ही कहा जा सकता है कि बैरून मुल्क के मुकाबले स्वदेशी वैक्सीन सस्ती होने वाली है। बैरूनी ममालिक के सुफरा और आला अहदेदारों ने हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी का दौरा किया, जहां कोविड-19 का टीका तैयार किया जा रहा है। 64 मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले इन सुफरा और हाई कमिश्नर्स ने मुल्क में इस टीके की तैयारी के बाद अहम तहकीकी नुकात और सरगर्मियों से वाकिफियत हासिल की। कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली से ये वफद खुसूसी तैयारे में रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट से उतरने के बाद खुसूसी बसों के जरिए उनको भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड पहुंचाया गया। इस मौके पर इस टीके की तैयारी और उसकी सप्लाई के सिलसिले में रियासत की सलाहियत के इजहार के लिए प्रेजेंटेशन भी पेश किया गया। इन सुफरा और आला अहदेदारों ने साइंसदानों से कोरोना के टीके की तैयारी की तफसीलात भी हासिल की। वजारत खारजा ने इस एक रोज़ा दौरे का अहतमाम किया था। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक का दौरा किया था ताकि कोरोना के टीके की तैयारी के काम का जायजा लिया जा सके। भारत बायोटेक कंपनी की जानिब से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इश्तिराक से कोरोना के टीके कोवैक्सीन की तैयारी का काम जारी है। कोरोना के दौर में एक्टर सोनू सूद जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। वो नेकी के इस काम में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए अपनी 8 प्रॉपर्टीज गिरवी रख दी। रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई के जोहू इलाके में मौजूद इन प्रॉपर्टीज में 2 दुकानें और 6 फ्लैट्स शामिल हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनू की गिरवी रखी गई प्रॉपर्टीज का एग्रीमेंट 15 सितंबर को साइन किया गया था और 24 नवंबर को इसका रजिस्ट्रेशन किया गया। ये प्रॉपर्टी इस्कॉन मंदिर के पास AB नायर रोड पर है। लोन लेने के लिए 5 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस चुकाई गई। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी सोनू और उनकी अहलिया के नाम पर ही रहेंगी। इससे हर महीना आने वाला किराया भी इन्हीं को मिलेगा। सोनू को 10 करोड़ के लोन के लिए इसका जो असल कीमत है, असल खर्च है और ब्याज दोनों चुकाना पड़ेगा। हालांकि सोनू ने इस बात की तस्दीक नहीं की है। लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक्टिव रहे सोनू सूद ने सैकड़ों माइग्रेंट लेबरर्स को उनके घर पहुंचाया। हज़ारों लोगों के लिए खाने पीने के सामान से लेकर पैसों तक का इंतज़ाम किया। पंजाब में पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 1500 PPE किट्स मुहैया करवाईं। पुलिस अफसरों को 25,000 फेस शील्ड ला कर दी। इस तरह लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कई काम किए। अब भी वो लगातार ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए लोग सोनू सूद से मदद मांगते रहते हैं। इसके अलावा सोनू ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। बाजार में लगातार रिकॉर्ड तेजी जारी है। चाशुंबे के रोज शेयर बाजार में चौतरफा खरीदारी के चलते BSE सेंसेक्स 494.99 पॉइंट्स ऊपर 46,103.50 पर और निफ्टी 136.15 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 13,529.10 13,529.10 पर बंद हुए। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।